हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सॉलिड्स के अंदर कि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और जो उनमें क्रिस्टल जो उनका स्ट्रक्चर होता है उनमें कैसे प्रिमिटिव सेल होते हैं, कैसे यूनिट सेल्स बनते हैं और यूनिट सेल्स के कितने टाइप होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स में भी हम अगर उनको देखें तो किस प्रकार से वो डिफाइंड रहते हैं, तो इन सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। एंड सॉलिड्स में अगर हम देखें कि हम जानते हैं कि जब हम सॉलिड को फॉर्म करते हैं, फिर सॉलिड जब बनते हैं तो जो एटम्स होते हैं, काफ़ी सारे जो एटम्स का सिस्टम होता है वो काफ़ी क्लोज आके एक स्टेबल कंडीशन में रह जाते हैं। तो वहाँ से वो क्या करते हैं कि एक सॉलिड बनाते हैं। तो जब वो एक सॉलिड को फॉर्म करते हैं तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे दो टाइप के वहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला तो है अमोर्फस स्ट्रक्चर, यानी कि अमोर्फस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड्स विच डू नॉट हैव ए रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस lack a long range order in their structure and also do not have definite geometrical shape। तो अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं कि जब हम उनको अरेंज करते हैं या फिर जब सॉलिड फॉर्म होता है, जैसे कि हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं या फिर बर्फ़ बनती है, तो क्या होता है कि जो उनके जो आयन्स या फिर एटम्स है वो पास आते हैं तो उनके जो अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक रूप में नहीं बन पाती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एमोफस है, इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक एटम या फिर आयन या मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे, तो यहाँ से कोई सिमेट्री नहीं बन पा रही है कि अगर मैं इससे देखूँ, मेरे आड़ोस पड़ोस में जितने भी है वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो अलग आ रहा है। तो ये क्या है कि एक सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, और इसका कोई ज्योमेट्रिकल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। और नेक्स्ट टाइप जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर एटम्स, द बेसिस, जिनको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनमें जो अगर बेसिस कहीं पे लिखा हो तो बेसिस का मतलब ये है कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो एटम है या फिर मॉलिक्यूल जो आयन है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस। रिपीटेड एट ईच लेटिस पॉइंट, कॉन्सिक्वेंटली द क्रिस्टल लुक्स द सेम व्हेन व्यूड फ्रॉम एनी ऑफ द लेटिस पॉइंट, है ना। तो अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे कि कैसे एक अरेंजमेंट यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो एक सिमेट्री बनी हुई है। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर मैं अगर अड़ोस पड़ोस में देखूँ, अगल बगल देखूँ, तो यहाँ से तो मुझे एक सिमेट्री मिल रही है। फिर अगर मैं दूसरे पॉइंट पे जाके देखूँ तो मुझे वो सेम सिमेट्री मिल रही है। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरे एक सिमेट्रिक रूप में फॉर्म में बना हुआ है ना। जो नेबरिंग जो एटम्स है, जो नेबरिंग बिहेवियर है, वो सबका क्या रहेगा, सेम दिखेगा मुझे। मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जाके देखूँ तो मुझे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक सिमेट्री रूप में दिखेगा, एक सिमिलर रूप में दिखेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। फिर अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेशन आती है लेटिस की। तो लेटिस क्या होता है, इस लेटिस को ध्यान से याद रखना कि ए लेटिस इज ए पीरियोडिक एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस सच दैट एनवायरमेंट अबाउट ईच पॉइंट इज आइडेंटिकल, है ना। कि देखो यहाँ पे तो क्या गिवन है कि ये सब एटम्स गिवन है। अगर मैं इन एटम्स की जगह कुछ इमेजनरी पॉइंट्स मान लूँ, है ना, तो मैं मान लूँ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है ना, और इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे कि ये लेटिस पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स के अराउंड जो भी उनका जो नेबरिंग जो बिहेवियर है वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, है ना। किसी भी पॉइंट में जाकर देखूँ तो वो क्या रहेंगे, सब चारों तरफ से क्या रहेगा, मेरे लिए आइडेंटिकल रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेटिस बोलते हैं। अब क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा, देखिए अगर मैं किसी लेटेस्ट जो पॉइंट्स है मेरे, इमेजनरी जो पॉइंट्स मैं लेके चलाऊँ, इन लेटेस्ट पॉइंट्स को मैं किसी एटम से या फिर किन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर दूँ, यानी कि इन पे मैं क्या रख दूँ, बेसिस रख दूँ। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी एटम्स आयंस हो सकते हैं, उन पे मैं क्या बैठा दूँ कि जो बेसिस है उनको मैं रख दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक क्रिस्टल मिल जाएगा, जो कि ये है ना। कि जो यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट थे पहले, उन पॉइंट के ऊपर मैंने कुछ एटम्स रख दिए, है ना। एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो भी जिस टाइप का भी हमारे पास सॉलिड है उसको मैंने रख दिया वहाँ पे, और मैं उसको फिर देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, तो क्रिस्टल क्या होगा, लेटिस प्लस बेसिस। लेटिस क्या होते हैं, सिर्फ इमेजनरी पॉइंट्स होते हैं स्पेस में, और वो भी एक सिस्टमेटिक पॉइंट्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट क्या होता है, एक आइडेंटिकल होता है। किसी भी मैं पॉइंट पे जाके देखूँ तो मेरे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहेगा, एक आइडेंटिकल मुझे मिलेगा। और बेसिस क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पेस लेटिस की, तो देखिए कि जो लेटेस्ट पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिनोट किए थे, हमने जो लेटेस्ट पॉइंट एज्यूम किए थे, उन लेटेस्ट पॉइंट को मैं अगर स्पेस में देखूँ तो हमारे पास क्या है कि 3D स्पेस होता है ना। तो उन पॉइंट का मुझे किसी ना किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उनकी कुछ ना कुछ तो लोकेशन पता होनी चाहिए ना मुझे, कि भाई किस पॉइंट पे मैंने बेसिस रखा है या फिर किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए देखिए कि जैसे कि फर्स्ट चीज़ है कि वो हो सकता है कैसा, 1D अरेंजमेंट, है ना। वन डायमेंशन में क्या हो सकता है कि एक लाइन हो सकती है ना, कि यहाँ पे एक
एटम लेटिस पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे, उनके बीच की एक फिक्स दूरी रहेगी, उनकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि मुझे एक आइडेंटिकल क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। तो उनके बीच की अगर डिस्टेंस को मैं चेंज कर दूंगा तो फिर वो सिमेट्रिक कैसा रहेगा फिर, क्योंकि मुझे वहाँ पे उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कैसे होनी चाहिए, एक फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए है, तो इससे आगे का और उससे पीछे का जो जितने भी एटम्स है उनमें सब में क्या हो जाएगा, एक सिमेट्री रह जाएगी। तो ये कैसा है, एक 1D लेटिस है। अगर 2D लेटिस की बात करूँ तो 2D लेटिस में देखिए कि यहाँ की अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मैंने डिस्टेंस ले ली ए, है ना, जो कि इनके पॉइंट के बीच में डिस्टेंसेस ए है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ, क्योंकि 2 डायमेंशन के पास मेरे क्या हो सकती है, 2 डायरेक्शन हो सकती है ना, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पॉइंट से मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को ए डिनोट कर सकता हूँ और इस डिस्टेंस को डिनोट कर सकता हूँ बी। ये ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, है ना, बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बी है ना, उतना ही बी फिर ये होगा, क्योंकि मुझे फिर इस डायरेक्शन में सिमेट्री चाहिए होगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में ए जा रहा हूँ तो वहाँ पे आगे भी क्या होगा, ए होगा, तो ये जो इस डायरेक्शन में सिमेट्री मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में मुझे पता है कि हमारे पास 3 डायरेक्शन आ जाएगी, 3 डायमेंशन है हमारे पास, तो ए बी सी से मैं डिनोट कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट या फिर हाइट लेंथ बेसिस, जो भी तीनों प्रकार की हमारे पास जो 3D में होती है उन हाइट्स को मैं डिनोट कर सकता हूँ ए बी एंड सी से। तो ये हमारे पास देखिए कि इस प्रकार का मुझे एक 3D लेटिस मिलेगा, है ना। तो ये हमारा जो स्पेस लेटिस है उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए कि इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट लेटिस पॉइंट्स इन स्पेस ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज जनरली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए फिर उसकी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए होगा। ऑल द लेटिस पॉइंट्स कैन बी जनरेटेड बाय ट्रांसलेटिंग 3 नॉन कोप्लनर यूनिट वेक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी जो पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो हम कैसे डिनोट करते हैं कि आर हमें क्या होता है उसकी स्थिति देता है, वो क्या होता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, उसकी पोजीशन बताता है। एक्स के एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है, आई उसका क्या यूनिट वेक्टर है। या फिर अगर मैं बात करूँ तो हम मैं ऐसे डिनोट करता हूँ कि ए एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर प्लस सी जेड वेक्टर, है ना, कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मुझे ये उनके बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, उनका मैग्नीट्यूड है, तो मुझे ये एक वेक्टर मिलेगा। तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट की मैं पोजीशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, जैसे कि आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे क्या थे, मेरे 3 यूनिट वेक्टर थे जो कि क्या थे, नॉन कोप्लनर होते हैं। एक एक्स एक्सिस में होता है, एक वाई एक्सिस में होता है और एक जेड एक्सिस में होता है। तो यहाँ पे भी मैं उसी सेम सिस्टम को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरे 3 वेक्टर्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, वो वेक्टर्स रहेंगे मेरे वेक्टर ए बी एंड सी वेक्टर, है ना। ये कैसे वेक्टर है, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इन यूनिट वेक्टर्स के बेसिस पे मैं क्या करूँगा कि जितने भी जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है या फिर उनकी जो लोकेशन है वो मैं डिनोट करूँगा। और फिर है कि 3 नॉन कोप्लनर यूनिट वेक्टर्स अलोंग रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस आर कॉल्ड बेसिस वेक्टर्स और फंडामेंटल वेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं, बेसिस वेक्टर्स या फिर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वेक्टर। जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता है तीनों डायरेक्शन में, वैसे लेटिस के अंदर क्या होगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यहाँ पे क्या होंगे, उनके बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं। अब इन बेसिस वेक्टर से मैं क्या करूँगा कि किसी भी एक लेटिस पॉइंट को मैं किसी एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर मैं उसके लोकेशन देखूँ या फिर मैं कहूँ कि उसकी पोजीशन बताऊँ, तो मुझे क्या एक डिफाइन करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि जो वो ट्रांसलेशन अगर मैं इस पॉइंट पे रख के एक ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करूँ तो मुझे इस पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे दूसरे पॉइंट की मिल जाएगी। तो वो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा, जिसको मैं डिनोट करते हैं टी से, जो टी इक्वल्स टू होगा n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन वेक्टर। इस वेक्टर को मैं कहीं पे भी इस पॉइंट पे अगर मैं रखूँ तो मुझे अगले नेक्स्ट पॉइंट की जो डेफिनेशन या फिर नेक्स्ट पॉइंट की जो लोकेशन है वो पोजीशन है वो मुझे मिल जाएगी। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो फिर मैं नेक्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट पॉइंट पे ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ से किसी एक ओरिजिन से मैं उन सबके जो ट्रांसलेशन है वो मैं डिनोट कर सकता हूँ। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, बेसिस वेक्टर, एंड n1 n2 n3 है यहाँ पे इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर नंबर है उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर बता सकता हूँ, उनकी पोजीशन में डिनोट कर सकता हूँ। तो मुझे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी लेटेस्ट पॉइंट की मैं वहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ, या फिर कोई भी ट्रांसलेशन जो ऑपरेशन है वो मैं लगा सकता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट जाने के लिए मैं ट्रांसलेशन वेक्टर को हम यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रिमिटिव सेल की, प्रिमिटिव सेल में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक क्रिस्टल है ना, ये देखिए आपकी जो ये बेसिस है, ये जो क्या है, ये सभी क्या है, लेटिस पॉइंट्स है। इन लेटिस पॉइंट्स में मुझे एक सेल बनानी है। एक सेल बना के मैं क्या कर सकता हूँ कि उस सेल में एक, उस सेल से मैं रिपीट कर सकता हूँ, है ना, एक सेल को मैं रिपीट करके उससे पूरा एक जो अरेंजमेंट है वो बना सकता हूँ। तो प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ए प्रिमिटिव सेल इज ए पैरेलल पाइप्ड ऑफ मिनिमम वॉल्यूम द repetition of which built an actual crystal structure and on an average there is one lattice point in it, है ना। तो प्रिमिटिव सेल में क्या होगा कि एक पैरेलल पाइप्ड स्ट्रक्चर रहेगा जो कि क्या रहेगा, मिनिमम वॉल्यूम का रहेगा। जैसे कि अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात करूँ तो उसमें जो मिनिमम, या फिर मैं प्रिमिटिव सेल की बात कर सकता हूँ तो एक ब्लॉक हो सकता है, उसमें एक ईंट जो होती है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रिमिटिव सेल की तरह डिनोट कर सकता हूँ। फिर अगर मैं उसको रिपीट करता हूँ, एक के ऊपर एक रखूँ, एक के ऊपर एक रखूँ, तो मुझे क्या बन सकती है, पूरी बिल्डिंग मिल जाती है। वैसे ही यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा एक प्रिमिटिव सेल से। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना, मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए। और इसके अंदर लेटिस पॉइंट की जो वैल्यू है ना वो 1 होनी चाहिए, 1 लेटिस पॉइंट इन इट। इसके अंदर एक ही लेटिस पॉइंट आना चाहिए। एक लेटिस पॉइंट आने का मतलब क्या है कि देखिए कि जैसे कि ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से मैंने मिला के एक प्रिमिटिव सेल बना दी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो 1/4 पार्ट है ना वही इस सेल के अंदर आया है, और इसका भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है, और इसका भी 1/4 है। तो टोटल मेरे पास कितना यहाँ पे लेटिस पॉइंट आ गया, 1 लेटिस पॉइंट इसके अंदर आ गया। और वॉल्यूम क्या रखूँगा मैं, मिनिमम वॉल्यूम रखूँगा। अब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर देखिए कि 1/4 तो ये एक तो इसका आ गया, जो कॉर्नर जो लेटिस पॉइंट्स है उनका आ गया, और एक इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 लेटिस पॉइंट है, जो कि कैसा हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मुझे मिलेगी। तो प्रिमिटिव सेल क्या होता है, जिसके अंदर एक लेटिस पॉइंट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जिसके अंदर अगर एक से या फिर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो कैसे हो जाएगी, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारी हो जाएगी। और जैसे कि मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, इसका शेप आप जैसी मर्जी वैसे बना सकते हो, लेकिन जो उसका अंदर जो लेटिस पॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए यहाँ पे, है ना। आप जैसे मर्जी वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं, प्रिमिटिव सेल को आप चूज़ कर सकते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए, उसका मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए, और उसके अंदर क्या आना चाहिए, एक ही लेटिस पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में जो सेल होती है, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है ना, कि उसी से हम मिलकर सारे बने होते हैं। तो जो मिनिमम जो सेल होती है, तो वैसे ही लेटिस के अंदर या फिर सॉलिड्स के अंदर जो होती है एक प्रिमिटिव सेल होती है। उस सेल को अगर मैं रिपीट करूँ तो उसके जो सिमिलर सेल्स है वो सब मिलके एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल की, तो विग्नर सीड ने भी एक अलग प्रिमिटिव सेल दी थी यहाँ पे, कि उसने कहा कि अगर मैं प्रिमिटिव सेल अगर आप बना रहे हो तो एक दूसरा तरीका भी है जो जिससे कि आप प्रिमिटिव सेल बना सकते हो। तो उस तरीके में क्या होता है कि ए प्रिमिटिव सेल में ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन बिलो। फर्स्ट ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट ए गिवन लेटिस पॉइंट्स टू ऑल नियर बाय लेटिस पॉइंट्स एट मिड पॉइंट एंड नॉर्मल टू दीज लाइन्स ड्रॉ and new lines or planes. The volume enclosed in this way forms a new primitive cell called Wigner seed cell. This cell contains only one lattice point and it has the same volume as that of a primitive cell. तो पहला तो हमने देखा था कि अगर जो भी कॉर्नर के जो एटम्स है उनको मैं क्या कर सकता हूँ कि उससे एक प्रिमिटिव सेल बना दूँ। लेकिन विनर सील ने हमें एक अलग डेफिनेशन दी। उसने कहा कि आप एक प्रिमिटिव सेल जो कि उसकी सेम वॉल्यूम की रहेगी, है ना, उसमें वॉल्यूम जो है ना उस प्रिमिटिव सेल का सेम रहेगा। आप कैसे बना सकते हैं कि जैसे कि आपके पास अलग अलग लेटिस पॉइंट है, उन लेटिस पॉइंट से आप किसी भी लेटिस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन लीजिए, ठीक है, लाइन खींचिए, और उन लाइन के हाफ में एक, उनके जो हाफ में एक परपेंडिकुलर खींचिए, है ना, एक परपेंडिकुलर प्लेन। जैसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में हाफ ये हो गया, और इन दोनों के बीच में हाफ ये हो गया, इन दोनों के बीच में हाफ ये हो गया, इन दोनों के बीच में हाफ ये हो गया, और इन दोनों के बीच में हाफ ये हो गया। अब देखिए कि ये जो बन गई एक हमारे पास प्रिमिटिव सेल। इस सेल के अंदर एटम्स अगर या फिर मैं लेटिस पॉइंट की बात करूँ तो कितने आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही लेटिस पॉइंट यहाँ के जो इस सेल के अंदर है, और इसका वॉल्यूम भी प्रिमिटिव सेल के बराबर होगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। ये एक दूसरा तरीका होता है बेसिकली, कि इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अगर 3D में बात करें तो 3D में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार बन जाएगा, जो प्लेन्स है वो सब कट के उनके अंदर जो एक प्रिमिटिव सेल या फिर उसके अंदर जो एक लेटिस पॉइंट है वही बचेगा, और ये जो पूरी सेल बन जाएगी एक प्रिमिटिव सेल बन जाएगी जो कि विग्नर सीरीज है। इसके कॉर्नर पे नहीं रहेंगे एटम्स, इसके अंदर एक एटम रहेगा या फिर एक लेटिस पॉइंट
रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रिमिटिव सेल का एक अनदर टाइप है कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉल्यूम भी सेम है और अंदर पॉइंट भी क्या है, एक एक ही आएगा इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए कि द यूनिट सेल इज ए पैरेलल पाइप ऑफ मिनिमम वॉल्यूम द रिपीटेशन ऑफ विच बिल्ड एन एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन एन एवरेज देर इज वन और मोर देन वन लेटिस पॉइंट इन इट। तो यूनिट सेल भी देखिए कि प्रिमिटिव सेल के जैसे ही होता है। जैसे कि हमने प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन में देखा था कि जिसको रिपीट कर करके हम क्या कर सकते हैं कि क्रिस्टल या फिर सॉलिड बना सकते हैं, वैसे यूनिट सेल भी एक वैसा ही सेल होता है जिसको कि रिपीट करके हम क्या कर सकते हैं कि क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि मेन जो डिफरेंस है प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल के बीच में, वो इसी बात का है कि इसके अंदर मोर देन वन लेटिस पॉइंट आ सकते हैं, है ना। इसके अंदर एक लेटिस पॉइंट से भी ज़्यादा लेटिस पॉइंट आ सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं कि मैं इस सेल को क्या कर सकता हूँ, एक यूनिट सेल मान ली मैंने, है ना, जिसपे कि क्या हो कि सारे कॉर्नर के अंदर हो, है ना। इसमें इसमें क्या है कि सारे कॉर्नर के अंदर क्या है, एटम्स है या फिर लेटिस पॉइंट है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पूरे कंप्लीट जो मेरी इतनी सेल है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक यूनिट सेल मान सकता हूँ। अब मैं इसको रिपीट कर करके अगर मैं इसको रिपीट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा, है ना। इसको भी मैं रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे चारों तरफ अगर मैं देखूंगा तो मुझे भी एक पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंस बस इस चीज़ का है कि जो ये यूनिट सेल है ये भी प्रिमिटिव ही है ना, ये प्रिमिटिव सेल है, और यहाँ पे ये क्या है, एक यूनिट सेल है। बस फ़र्क इन दोनों में ये है कि इसमें लेटिस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसमें लेटिस पॉइंट की वैल्यू मोर देन 1 है। बस इतना यहाँ पे फ़र्क इसका रह जाएगा यूनिट सेल का। एंड यूनिट सेल में अगर मैं बात करूँ प्रिमिटिव वेक्टर्स की, तो मुझे पता है कि यूनिट सेल को अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि एक वेक्टर है यहाँ पे ए, बी एंड सी, है ना। तीन जो वेक्टर है जो कि प्रिमिटिव वेक्टर्स है जो कि उस यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे। और उनके बीच में एंगल की अगर मैं बात करूँ, तो एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ए एंड सी के बीच में बनेगा एंगल बीटा, और ए एंड बी के बीच में एंगल है हमारा गामा, और बी एंड सी के बीच में एंगल है हमारा अल्फ़ा, है ना। तो ये एंगल डिनोट किए गए हैं। इन एंगल के अलग अलग ओरिएंटेशन की वजह से, अलग अलग वैल्यू की वजह से मुझे खूब सारे यूनिट सेल्स मिलेंगे, है ना, जिनकी स्टडी हम आगे करेंगे। तो ये बस कुछ कॉन्स्टेंट्स है, यानी मैं कह दूं कि लेटिस कॉन्स्टेंट है जो कि हमें पूरे लेटिस की डेफिनेशन देता है, फिर यूनिट सेल की हमें बताता है कि ये यूनिट सेल किस टाइप का होने वाला है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि उनके वेक्टर्स की वैल्यू हो गई और उनके बीच की एंगल की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो the shape of the unit cell should be chosen in such a way that it conveys the message of the symmetry and external geometry of the crystal lattice। ठीक है, तो हमें यूनिट सेल की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार रखनी है कि उसको रिपीट करके मुझे पूरे क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है या फिर क्रिस्टल की पूरी नॉलेज मुझे मिल जानी चाहिए। एंड बाय नोविंग द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल थियोरेटिकली डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बी डिटरमाइंड एज, है ना। अब यहाँ से अगर जैसे कि मुझे पता है कि ए बी एंड जो अल्फा बीटा गामा उन एंगल्स की वैल्यू की वजह से मुझे यहाँ पे अगर डेंसिटी में को निकालनी हो कि जो यूनिट सेल है उसके अंदर एटम्स आएंगे, उस एटम की मुझे डेंसिटी निकालनी होगी, तो वो डेंसिटी कितनी होगी, कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द पार्टिकल फॉर यूनिट सेल अपॉन में आ जाएगा इसके वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एंड डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, तो रो बराबर हो जाएगा एम इंटू एन अपॉन वी। एम के यहाँ पे मास ऑफ एक पार्टिकल का मास है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स। यहाँ से क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी रो इज इक्वल्स टू एम ए एन अपॉन एन ए वी। तो यहाँ पे अगर मैं एम ए की बात करूँ, तो एम ए क्या है यहाँ पे, दी एटॉमिक मास, है ना, और वी है यहाँ पे वॉल्यूम, एंड एन ए क्या है यहाँ पे, अवोगाद्रो नंबर, एंड बचा क्या हमारा एन,
एन है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो किसी भी यूनिट सेल की मैं डेंसिटी अगर आपसे पूछ ले और उसमें अगर जो पार्टिकल्स है उसकी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहे, तो हम वहाँ पे डेंसिटी बता सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा कि मास ऑफ द पार्टिकल फॉर यूनिट सेल, है ना, उसका मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं यूनिट के अंदर, क्योंकि एक से ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ पे इस बार, है ना, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स एक सेल के अंदर हो सकते हैं यहाँ पे। तो उन सभी पार्टिकल्स का क्या करूँगा मैं, जो भी जितने नंबर है वो देखूंगा और उनके जो मास को मल्टीप्लाई करूँगा अपॉन में क्या कर दूँगा, वॉल्यूम निकाल दूंगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि अब वॉल्यूम डिपेंड करेगा उसकी शेप पे कि शेप कैसा है। जैसे कि अगर क्यूब है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, ए के यहाँ पे लेटिस कांस्टेंट है जैसा कि ए होता है। तो उस प्रकार से मैं अलग अलग जितने भी यूनिट सेल्स होते हैं उनकी जो मैं डेंसिटी है वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट, जैसा कि हमने बात किया था कि जो हमारे लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स है जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी, इन सब की वैल्यूज़ को अगर मैं थोड़ा वेरी करूँ और अलग अलग अगर हम टाइप्स देखें, तो सात हमारे पास मेजर जो फंडामेंटल जो टाइप्स होते हैं वो लेटेस्ट के हमारे पास आते हैं, जिन्हें कि हम ब्रेविस लेटेस्ट भी बोलते हैं। तो ये लेटेस्ट सिर्फ होते हैं हमारे पास यूनिट सेल ही हैं। उन यूनिट सेल्स की जो अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनको मैं अगर उनकी अलग वैल्यूज़ रखूँ, मैं उनकी वैल्यूज़ अलग अलग रख के मैं हम क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिट सेल को आप जैसी मर्जी चूज़ कर सकते हैं, है ना, उनको सिर्फ रिपीट करके हमें पूरा क्रिस्टल मिलना चाहिए। तो जो फंडामेंटल जितने भी टाइप्स थे वो हमारे पास 7 टाइप आए थे इस चीज़ के। तो उन 7 टाइप्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिनमें कि कौन कौन से, फर्स्ट जो है वो है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है रंबोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, और फिफ्थ है हेक्सागोनल, सिक्स्थ है मोनोक्लिनिक एंड सेवन है ट्राइक्लिनिक। तो इतने टाइप की मुझे क्या मिलते हैं कि लेटिसेस यहाँ पे मिलते हैं। इन सब में क्या होता है कि ए बी सी या फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, इनमें वेरी करती है। उन वेरीज़ को करके मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रेवियस जो लेटिस है उनको मैं बना सकता हूँ। और उन लेटिस की सबकी एक कॉमन बात होगी कि इनको रिपीट कर करके मैं पूरे क्रिस्टल को बना सकता हूँ। उसके अंदर उसकी पूरी जियोमेट्रिकल जो शेप है वो रहेगी, और जो डाटा रहेगा उसमें पूरे क्रिस्टल का उसमें डाटा वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस की, तो क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस में क्या होगा कि ऑल द 3 एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल आर इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल्स बिटवीन द एक्सिस आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो एक क्यूब जैसा होता है वैसे ये क्यूब क्रिस्टल लेटिस वहाँ पे हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि ए बी सी तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ तो। अब इसमें सिंपल क्यूबिक में भी क्या हो सकता है, यूनिट सेल है ना। यूनिट सेल में क्या हो सकता है कि जैसे हम प्रिमिटिव सेल की अगर हम बात करें, तो प्रिमिटिव सेल में क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही लेटिस पॉइंट आना चाहिए, और यूनिट सेल में क्या हो सकता है एक से ज़्यादा आ सकते हैं। तो क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 टाइप और मिलते हैं हमें। क्यूबिक में भी हमें 3 टाइप मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव या फिर पी टाइप की बात करूँ, या फिर बॉडी सेंटर्ड और आई टाइप, और फेस सेंटर्ड यानी एफ टाइप। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सेल, है ना, पी टाइप। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर में भी हमें एक एटम वहाँ पे मिलेगा, है ना, क्योंकि यूनिट सेल है इसलिए ज़्यादा एटम्स भी अंदर हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आई टाइप। और थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि जितने भी जो उसके साइड्स है उनके जो फेस है उनके सेंटर पे हमें क्या मिलेगा, एक एटम वहाँ पे भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ टाइप। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है उसमें भी हमें 3 टाइप यहाँ पे मिलेंगे। ये जो टाइप्स है आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आपको सिर्फ देखना है और याद करना है ना, सिर्फ समझना है। काफ़ी इजी चीज़ है, जो जैसी गिवन है वो वैसे ही रखते हैं यहाँ पे। इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं है कि आपको कुछ अलग से समझना पड़ेगा, या फिर कि ये कैसे हो गया, ये इतना क्यों होता है। बस सिंपल चीज़ें हैं कि क्रिस्टल को हमने डिफाइन किया। क्रिस्टल पूरे क्रिस्टल की स्टडी कर नहीं सकते, हमें हमें पूरा बेसिक के अंदर उसको जाना होगा, और उसके जाने के लिए हमें क्या, एक सेल को पकड़ना होगा, है ना। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होती है उससे हमें पूरी जो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। तो वैसे इस यूनिट सेल के अंदर भी पूरे क्रिस्टल पूरे सॉलिड की इन्फॉर्मेशन रहती है। उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो 7 जो फंडामेंटल टाइप्स है उनकी हम स्टडी करेंगे। उनमें भी फर्स्ट जो है क्यूबिक क्रिस्टल है। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 3 टाइप होते हैं उसमें भी, जैसे कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो सब में मिलेगा, प्रिमिटिव यानी कि मिनिमम तो इतना चाहिए होगा, मिनिमम आपको तो इतना रखना ही पड़ेगा, प्रिमिटिव तो होना ही चाहिए। प्रिमिटिव के अलावा अगर कुछ अगर वहाँ पे पॉसिबल हो जाए, और जो क्यूबिक की शर्त क्या है वो यही है कि ए बी सी बराबर होने चाहिए और अल्फा बीटा गामा नेगेटिव 90 डिग्री होने चाहिए। तो इन तीनों
इन दोनों कंडीशंस को रखते हुए हम कितने क्यूबिक क्रिस्टल बना सकते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। तो हम 3 बना सकते हैं और वो क्यूबिक क्रिस्टल उसका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट टेट्रागोनल या फिर टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस में देखें तो वहाँ पे जो कंडीशन है टेट्रागोनल की क्या हो जाएगी, 2 ऑफ द एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल आर इक्वल, यानी कि ए और बी या फिर बी और सी कोई सा भी 2 इक्वल होंगे यहाँ पे, और जो थर्ड है वो क्या होगा, अलग होगा उनसे, और तीनों जो एंगल है वो कैसे होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये दिखने में कैसे होंगे, यहाँ पे भी इसमें 2 टाइप मिलेंगे। एक तो मिल जाएगा हमें पी टाइप जो कि प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव तो आपको सबको मिलेगा ना, और दूसरा है बॉडी सेंटर टाइप यानी कि आइजो टाइप है। तो टेट्रागोनल जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें भी आपको 2 टाइप मिलेंगे, पी एंड आई टाइप। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि ए बी बराबर होने चाहिए, सी अलग होना चाहिए, या फिर कोई भी 2 बराबर होना चाहिए ना, 2 ऑफ द एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल बराबर होना चाहिए, और थर्ड जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर और 90 डिग्री के बराबर यहाँ पे होने चाहिए। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की, तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में क्या होंगे कि जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि ए बी एंड सी तीनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, है ना। और जो अल्फ़ा और बीटा गामा है वो कैसे होने चाहिए, तीनों 90 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो इनकी जो लेंथ है ए बी सी तीनों अलग अलग होने चाहिए, है ना। यहाँ पे देखने को आपको लग रही होगी, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा जो ए और बी है उन तीनों की जो लेंथ है या फिर उनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें भी 4 टाइप कहते हैं, हमने तीनों टाइप तो देख लिए थे पहले। जो पी टाइप था वो हमने देख लिया था क्यूबिक में, और जो बॉडी सेंटर्ड है वो भी देख लिया था हमने आई टाइप, और एफ टाइप की भी बात कर ली थी। अब नए यहाँ पे है बेस सेंटर्ड और सी टाइप, जो कि होता है इस प्रकार। सी टाइप में क्या होता है कि जो उसके ऊपर और नीचे के जो बेसिस है ना उनमें भी एक सेंटर पे क्या होता है, एक एटम होता है यहाँ पे। तो ये क्या होगा हमारा बेस सेंटर्ड या फिर सी टाइप लेटिस यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल क्रिस्टल लैटिस। ट्राइगोनल क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा कि ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों बराबर होने चाहिए, लेकिन 90 डिग्री नहीं होने चाहिए। 90 डिग्री नहीं होने चाहिए, लेकिन 120 डिग्री यानी 120 डिग्री से भी लेस देन होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, ये फिक्स कंडीशन है इसकी। अगर कोई भी लेटिस इस टाइप का आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो वो कैसा होगा, ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल लेटिस होगा, है ना। और इसका जो क्रिस्टल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव सेल, इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव सेल होगा, एक सिर्फ सिंपली प्रिमिटिव सेल ही हमें मिलेगा यहाँ पे, जो कि ट्राइगोनल कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ हेक्सागोनल क्रिस्टलेटिस, तो हेक्सागोनल क्रिस्टलेटिस की कंडीशन क्या रहेगी कि दिस सिस्टम हैज़ 8 फेसेस। हेक्सागोनल में कितने रहेंगे, 8 फेसेस रहेंगे। द 2 इक्विलेटरल एक्सिस आर इक्वल ए एंड बी एंड इंटरसेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ गामा 120 डिग्री। द वर्टिकल एक्सिस सी इज ऑफ डिफरेंट लेंथ एट राइट एंगल टू द इक्विलेटरल एक्सिस। सो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, ए और बी बराबर होने चाहिए, है ना। कोई भी 2 एक्सिस जो है वो बराबर होना चाहिए। जो थर्ड तीसरा एक्सिस जो सी है, जो कि उसकी हाइट कहलाती है यहाँ पे, जो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, वो क्या होना चाहिए, अलग होनी चाहिए। अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, एंड गामा क्या होगा यहाँ पे 120 डिग्री। और इसका सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिमिटिव सेल मिलेगा, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे आपको मिलेगा। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 120 डिग्री। गामा कौन सा एंगल है, ए एंड बी के बीच में जो बनेगा, है ना। ए एंड बी के बीच में क्या बनेगा, गामा एंगल बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 120 डिग्री। और जो सी है वो ए या फिर बी से कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बनाएगा। ओनली ये प्रिमिटिव सेल यहाँ पे आपको मिलेगी, सिर्फ एंड सिर्फ पी टाइप का आपको यहाँ पे एक लेटिस मिलेगा हेक्सागोनल में। सिक्स की अगर मैं बात करूँ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस, तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस की जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, ए कुछ ए बी एंड सी तीनों क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। अल्फा एंड गामा कितने होने चाहिए 90 डिग्री, और बीटा उनसे अलग होना चाहिए, यानी कोई एक एंगल उनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई जरूर देखिए कि जैसे कि आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए बी सी या फिर अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए तीसरा अलग, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा ही हो। यहाँ पे कोई से भी 2 एंगल लेके आओगे कि 90 डिग्री से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि गामा को अगर मैं 90 के बराबर बना रखूँ, तो वो जो बाकी के 2 एंगल है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। तो कोई भी सी एक एंगल वहाँ पे क्या होगा, अलग होगा। सो इन दिस सिस्टम ऑल एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स अल्फा एंड गामा आर इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। इसमें भी आपको 2 टाइप के मिलेंगे, पहला पी टाइप एंड दूसरा सी टाइप, यानी कि बेस सेंटर्ड आपको सिर्फ इसमें मिलेगा।
फिर लास्ट है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा कि दिस इज़ मोस्ट जनरल टाइप है ना, ये जनरल टाइप का रहेगा आपको इसमें, क्योंकि तीनों ही जो जो 6 पैरामीटर्स है उन सबकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। कोई भी रेंडमली आप वैल्यू चूज कर सकते हो जो कि उसका जनरल फॉर्म हमें देगा। दिस इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ लैटिस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 एक्सिस ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड अनइक्वल एंगल्स बिटवीन दैम। सो ए बी सी जो तीनों ही जो लैटिस जो लेंथ है वो बराबर नहीं होगी, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी एंगल कोई भी वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट हमें मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पी टाइप का हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये 7 जो अलग अलग टाइप्स थे, जो फंडामेंटल टाइप्स थे, इतने टाइप्स के आप यूनिट सेल चूज़ कर सकते हैं, है ना। इतने टाइप के आप यूनिट सेल चूज़ कर सकते हैं। इन 7 टाइप के यूनिट सेल से आप किसी भी क्रिस्टल को आप क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीटली बता सकते हैं कि ये क्रिस्टल कैसा होगा। एंड फाइनल अगर इसकी बात करूँ तो जो सातों इन्फॉर्मेशन वो आपकी एक साथ आपकी टेबल में मैंने डिनोट कर दिया है, और इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, रखना है, लिखना है। एंड आपको कभी भी जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट इस टेबल से देख सकते हैं। इसमें देखिए कि नेम ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे 7 गिवन है, और उनके जो विजिबल जो वेरिएशंस जो टाइप है वो यहाँ पे गिवन है ना। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें 1 1 1, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए यहाँ पे ना। एंड जो एज लेंथ है उनकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, और इंटरेक्सियल एंगल्स है उनकी भी वैल्यू गिवन है, जो एंगल्स की वैल्यू है, और उनके यहाँ पे एग्जांपल भी आपको गिवन है, 1 या 2 एग्जांपल आपको हर एक लेटेस्ट के आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना रखेंगे। आपको अगर लेटिस से या फिर यूनिट सेल से या फिर प्रिंट सेल से कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।